अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की तरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. धनंजय पंडितराव मुंडे सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूं. निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा. अभी एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री. ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है. ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा. सभी मंत्रियों को पूर्वानुभव है. सभी समाज को सामने रखते हुए उनका शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है. सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ. ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा. और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है. जो भी महाराष्ट्र की महायुति की भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की सरकार है, ये सरकार को भक्कम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो भी साथ में आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं. जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है. उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी. उसके लिए ये नया सपोर्ट दिया है. नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है. मैं हूं विशाल पांडे. 2024 के महामुकाबले से पहले विपक्षी एकता को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है. एनसीपी में नंबर 2 का कद रखने वाले अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत की और महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर शामिल हो गए. अजित के अलावा उनके 8 करीबी विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है. सूत्रों के मुताबिक 53 में से करीब 40 विधायक अजित पवार के पाले में शिफ्ट हो गए हैं. ऐसे में चाचा शरद पवार और एनसीपी में ये बड़ी टूट है, बड़ा नुकसान माना जा रहा है. अजित पवार अपने चाचा के साथ ही इतना बड़ा खेल कर देंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था. लेकिन शरद पवार के करीबियों को साथ लाकर अजित पवार ने सियासत के जानकारों को भी चौंका दिया है. शरद पवार के करीबियों में शामिल छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और हसन मुश्रीफ जैसे चेहरे शिंदे कैबिनेट का हिस्सा बने. तो इस दौरान प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी हैरान कर गई. एनसीपी के इन 3 बड़े चेहरों की मोदी के समर्थन में आने की बात खासी चौंकाने वाली है, क्योंकि इन तीनों को एनसीपी का ग्रास रूट कार्यकर्ता माना जाता है. इन सब के बीच अजित पवार ने बड़ी अहम बात कही. अजित पवार ने कहा कि एनसीपी बनी रहेगी और पार्टी के सभी विधायक मुख्यमंत्री शिंदे के साथ है. इस वक्त हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं. हम उनसे सीधा अपडेट लेते हैं. अंकुर त्यागी, किस तरह से देखा जाए एनसीपी किसके पास बचेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पार्ट 2 होता हुआ दिखाई दे रहा है एनसीपी के साथ. विशाल, ये पार्ट 2 हो चुका है और ये जो दम्भ है जो अजीत पवार भर रहे हैं, उनका कहना है कि 40 विधायक उनके पास हैं. और ये लगभग वही दावा है जो 1 साल पहले आपको याद होगा जब महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम पूरा बदल गया था और इसी तरह के मेजोरिटी एमएलए के नंबर के साथ एकनाथ शिंदे गुट जो था वो शिवसेना से अलग हुआ था. उसका क्लेम ये था कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, शिवसेना जाकर अपना अलाय बदल रही है. और यही दावा अब एनसीपी के जो लोग, ये विधानसभा का जो प्रतिपक्ष के नेता थे अजित पवार, भतीजे हैं, पार्टी में कद्दावर पद रखते हैं, अपना कद रखते हैं. रूरल महाराष्ट्र में उनका अपना एक बहुत बड़ा जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है. और अब उनका इस तरीके से अपने पार्टी के जो दावा है उनका कि 40 के करीब एमएलए उनके साथ हैं और वो जाकर अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं. और उनका दावा यह है कि पार्टी उन्हीं की है. और दूसरा जो बड़ा दावा उन्होंने किया वो इस बात को लेकर किया कि जो भी हुआ है आज, जिस तरह का घटनाक्रम घटा है, उसके बारे में उन्होंने अपने
पार्टी के सभी बड़े नेताओं से बात की थी, यानी सभी बड़े नेताओं में जो सबसे पहला नाम मुझे याद आता है तो वो शरद पवार का आता है। तो यकीनन तौर पे शरद पवार को बताकर इस तरह का ये जो पार्टी तोड़ा गया है या पार्टी को ले जाकर बीजेपी में मिला दिया गया है। अब जो घटनाक्रम है वो लगातार यहां से तेजी से बदल रहा है। थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर थे, हमने उनसे सवाल भी किया कि अब यहां से घटनाक्रम उनकी पार्टी के लिए कैसे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यकीनन तौर पर अगर आप इक्वेशन देखेंगे अंकुर, क्योंकि अगर हम एनसीपी की बात करें तो अगर संख्या बल को देखें, अजित पवार का दावा है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लगभग 40 विधायक उनके साथ हैं। अगर हम लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद इन तीनों के आंकड़े देखें, अगर कोई भी पार्टी पर अपना दावा करता है तो इन चारों जगहों पर जो संख्या बल है कितना उनके साथ है ये मायने रखती है। तो इन राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद में कितने लोग अजित पवार और कितने लोग शरद पवार के साथ है? देखिए, ये अभी तक उन्होंने दावा नहीं खोला है, ये बहुत उन्होंने सीक्रेसी रखी है। ये जरूर है कि जो चीफ व्हिप हैं अनिल पाटिल, वो खुद आज जाकर बकायदा मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल महज कुछ दिन पहले दिल्ली में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। ये माना जाता है कि जब से पार्टी बनी है तब से वो सबसे खास जो एक कार्यकर्ता के तौर पर न केवल पार्टी से बल्कि शरद पवार के सबसे बेहद करीबी लोगों से रहे हैं। उनका कॉर्पोरेट जगत में जिनका पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है उसका फायदा अभी तक पार्टी को होता रहा है। अपने आप में कॉर्पोरेट्स में और दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें उनकी पार्टी की छवि को लेके जाना, पार्टी के लिए चंदा लाना या पार्टी को विस्तार कराना, इसमें प्रफुल्ल पटेल का बहुत अहम योगदान था। और अब जो कि उनको कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले के साथ यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उनका भी आज जाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना या फिर राजभवन में शामिल होना, ये बहुत ज्यादा बड़े संकेत दे रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता, पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि जिस तरह की शरद पवार की आज तक की पॉलिटिक्स रही है, तो जो चीजें अभी तक पटल पे सामने आ रही हैं सार्वजनिक तौर पर, चलिए उनको देखते जाइए। लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत कुछ है जो भी सामने आना बाकी है। बिल्कुल अंकुर, क्योंकि हर कोई भी जो महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखता है, जो शरद पवार की राजनीति को देखता है, हर किसी के मन में यह सवाल है कि जो पर्दे के पीछे है क्या असली खेल कुछ और है। यह लगातार सवाल बना हुआ। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के खेल ने एमबीओ को पूरी तरह से फेल कर दिया है महाराष्ट्र में। देखिए, बीजेपी का खेल नहीं है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जिस तरह से जनता का विश्वास हासिल है, उसके कारण स्वाभाविक तौर पर एनसीपी के विधायक दल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया है। अब इसे बगावत तो शरद पवार करते हुए दिखाई दे रहा है, और शरद पवार का इतिहास रहा बगावत का। शरद पवार ने वसुंधरा पाटिल से बगावत की, शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत की, शरद पवार इस बार अब अपनी पार्टी में बगावत कर रहे हैं। जब आपकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, आपकी पार्टी के जो है विधायक दल के नेता, आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक, ये सारे के सारे एक निर्णय लेते हैं विधायक दल में, तो बगावत कौन कर रहा है? खेल कौन करना चाहता है? जी प्रेम शुक्ला जी, तो ये माना जाए कि जो महागठबंधन एक बनाने का प्रयास पूरे देश भर में चल रहा था। मैंने 2 दिन पहले शरद पवार का बयान सुना था कि अब अगली बैठक महागठबंधन की बेंगलुरु में होगी। क्या आपको लगता है कि उस महागठबंधन को भी झटका दिया है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की एक रणनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब जो लोग एक जो है महागठबंधन के एकता का गुब्बारा उड़ा रहे थे, कैसे ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के विधायक, उनकी पार्टी के नेता वो राहुल गांधी के अपरिपक्व नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं, ये इसका जीवंत प्रमाण है। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ महाराष्ट्र में, अभी हमने देखा पिछले कुछ महीनों में, क्या वैसा ही कुछ शरद पवार के साथ होने जा रहा है? देखिए, शरद पवार ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, बगावत करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एनसीपी जो है वो पूरी तरह से उसका विधायक दल और लोकतंत्र में जो है बहुमत का महत्व है। लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता ना, लोकतंत्र की शक्ति है सामूहिक नेतृत्व की। सामूहिक नेतृत्व क्या है? सामूहिक नेतृत्व है अधिकांश विधायक कहाँ हैं, पार्टी के अधिकांश नेता कहाँ हैं, पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता अजीत पवार जी के शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह का जल्लोष कर रहे हैं, वो क्या संकेत दे रहा है? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, लोग तो कह रहे हैं बगावत अजीत पवार ने कर दी है।
लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि अजीत पवार ने बगावत कर दी है। मुझे तो दिख रहा है कि शरद पवार बगावत पर आमादा है। चलिए देखिए, आपको लग रहा है शरद पवार बगावत कर रहे हैं। मैं महेश चौहान का एक रिएक्शन लेता हूं, एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश चौहान जी, ये तो बहुत बड़ा खेल हो गया आप लोगों के साथ में। कहां कल तक आपके नेता महागठबंधन की बैठक आहूत कर रहे थे, बुला रहे थे, जानकारी दे रहे थे, और आज एनसीपी पर ही अजित पवार ने अपना दावा ठोक दिया है और बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। नहीं, देखिए, ये अभी जो बात हो रही है, बगावत तो हुई है। अजित पवार अपने साथ कुछ विधायक लेकर बीजेपी के साथ जाके जुड़ गए। उन्होंने आज शपथ विधि के समारोह में पार्टिसिपेट भी किया, शपथ भी ग्रहण कर ली। अभी जैसे कि अभी शरद पवार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो बगावत हुई है उसके पीछे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का 2 दिन पहले जो एक सभा में उन्होंने स्टेटमेंट किया था, वो स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप गौर करें तो उन्होंने कहा था कि एनसीपी में राज्य सहकारी बैंक और सिंचाई घोटाला में 70,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है, और 2 दिन के अंदर जिन पर यह आरोप होता है उनको वो अपने पार्टी में लेते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। तो अभी आप ही सोचिए, ये अगर बगावत हुई है। महेश जी, आपकी पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी? क्योंकि अजित पवार ये दावा कर रहे हैं असली एनसीपी वो है, विधायक उनके साथ हैं और वो चुनाव चिन्ह उनके साथ है, और वो चुनाव जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह है उसी पर आगे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी ये मामला कोर्ट में जाएगा, चुनाव आयोग के पास जाएगा। अगर उनको ऐसा, उनका ये कहना है कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी है तो उन्हें सिद्ध करनी पड़ेगी। वो अभी जब प्रूफ करेंगे तब ये मामला आगे आएगा। अभी तो सिर्फ हमें ये दिख रहा है कि 9 लोगों ने शपथ ली है। अभी देखते हैं और कितने विधायक। अच्छा महेश जी, मैं एक बयान पढ़ रहा था अभी इंटरनेट पर, सुप्रिया सुले का 18 अप्रैल का बयान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कोट किया गया है, आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं, सही है या गलत है। उन्होंने उस समय कहा था कि महाराष्ट्र और दिल्ली 2 जगहों पर बड़ा भूचाल आने वाला है सियासी। तो क्या ये वही भूचाल है? और कुछ जानकार लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ये पीछे से शरद पवार का ही तो खेल नहीं है। नहीं, देखिए, शरद पवार साहब का खेल होता तो वो खुद भी सामने आते, वो बाजू में रह के उनको क्या मिलने वाला है। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी भी चालू है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि जो भूमिका इन लोगों ने, इन विधायकों ने ली है, वो पार्टी के विचारधारा के विपरीत है और हमारा उनको समर्थन नहीं है। चलिए, हमारे साथ संजय घाड़ी भी यहां पर जुड़ चुके हैं, शिवसेना की प्रवक्ता है उद्धव संजना घाड़ी जी, जो कि प्रवक्ता हैं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की। संजना जी, क्या देखा जाए, क्योंकि आप लोग इस दौर से गुजर चुके हैं महाराष्ट्र में। आज शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं जो कभी आपकी पार्टी में हुआ करते थे, और अब अजित पवार जो कि काफी कद्दावर नेता, वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? ये महाराष्ट्र की सियासत में ही नहीं चल रहा है, ये पूरे भारत एक संवैधानिक राष्ट्र, एक लोकशाही प्रधान राष्ट्र में चल रहा है, जो कि बहुत ही गंदी राजनीति और लोकशाही और संविधान को छेद देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये बार बार उसके उदाहरण सेट किए जा रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को बड़ी बैठक बुलाई है, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों को शामिल होने का आदेश दिया है। उद्धव ठाकरे ने यह बैठक दोपहर 12:30 पर पार्टी ऑफिस पे बुलाई है। महाराष्ट्र की सियासत से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है, मंगलवार को यह बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में महाराष्ट्र के ताजा हालात पर चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरह से अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, शरद पवार को बड़ा झटका लगा है, एनसीपी में टूट हुई है, उसके बाद से ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। संजना, ये इस बैठक के क्या मायने हैं? ये बैठक क्यों बुलाई जा रही है? क्या होगा इस बैठक में? ये सेना भवन में 12:30 बजे मंगलवार को बैठक है, और हमें सभी उपनेता, डिप्यूटी लीडर, प्रवक्ताओं को उसका न्योता आया हुआ है। और महाराष्ट्र में हमारी आगे की रणनीति शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ करके क्या रहेगी, उसके बारे में वहां पे जरूर बातचीत होगी। और उसी के साथ अभी आपने जो प्रश्न मुझे पूछे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है कि शरद पवार जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू है, और उन्होंने जिस तरह से बताया, या पीछे के कुछ कार्यकाल में देखा जाए तो अजित दादा
जाने वाले हैं बीजेपी के साथ या फिर शिंदे सरकार के साथ, ये बातें कुछ महीने भर से शुरू थी और उसको ये प्रत्यक्ष रूप में वो आज आई हुई है। और राष्ट्रवादी में ये फूट पड़ी है कि नहीं पड़ी है, इसके बारे में अधिकृत तो शरद पवार साहब बता सकते हैं। एक सेकंड मुझे सिर्फ ये बताने दीजिए कि अभी हम बहुत जनों को लग रहा होगा कि उद्धव साहब के गट पे या महाविकास आघाड़ी में फूट गिरी है। मैं तो अभी ये देखना चाहूंगी, जो एकनाथ शिंदे साहब ये कहते थे कि इसी अजित दादा पवार जी के वजह से हम लोग शिवसेना छोड़ के हम लोग अलग गठ बनाए हैं, तो आज वो क्या करने वाले हैं? चलिए बिल्कुल संजना जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। इस वक्त अंकुर त्यागी के पास कुछ अपडेट है, मैं अंकुर त्यागी के पास चलता हूं। अंकुर, विशाल, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और एकनाथ शिंदे गुट के एक बड़े नाम हैं उदय सामंत, उनसे रूबरू करवाएंगे। उनसे समझने में हम ये जरूर समझना चाहेंगे कि अब एकनाथ शिंदे गुट के लिए ये राह कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा था तो पहले उम्मीदें होंगी एकनाथ शिंदे गुट को कि कई नेताओं को, कई पदाधिकारियों को कि उनको जगह मिलेगी, लेकिन अब जब चूंकि एनसीपी की एंट्री हो गई है तो उनके लिए कितना अनकंफर्टेबल है या कंफर्टेबल है, ये मेरा सवाल रहेगा। महज कुछ सेकंड्स के अंदर मैं आपको उनके साथ सीधे लाइव। बिल्कुल अंकुर, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ प्रदीप कौशल जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं प्रदीप कौशल जी का एक रिएक्शन लेता हूं। प्रदीप कौशल जी, किस तरह से देखा जाए, क्या ये जो महागठबंधन की कवायद चल रही थी उसको बड़ा झटका है? महाराष्ट्र में एक तरह से अगर देखें, शिवसेना की पार्टी टूट गई, साथ ही अब एनसीपी टूटने की कगार पर है, तो बीजेपी का राह क्या महाराष्ट्र में आसान होने जा रहा है? देखिए, अभी जो स्थिति है वो मुझे ऐसा लगता है उसमें स्थायित्व तो नहीं आया है, लेकिन कुछ चीज़ें तो आप जो है वो अकाट्य हैं। एक कि शरद पवार जी के लिए ये एक बहुत नकारात्मक घटना है। जो भूमिका है उनकी पूरे देश भर में सभी विपक्षी दलों को भाजपा के विरुद्ध लामबद्ध करना, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं उनके भीतर पार्टी पूरी की पूरी खड़ी नहीं है, ये जो संदेश गया है उससे उनकी स्थिति कमजोर हुई है इस वक्त। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं एक बार फिर से अंकुर त्यागी के पास चलता हूं। अंकुर जी, विशाल, मैं आपको सीधे रूबरू करवाता हूं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, अपने आप में कद्दावर नेता हैं एकनाथ शिंदे गुट के उदय सामंत, कोंकण से आते हैं। घटनाक्रम लगभग 1 साल पुरानी याद दिला दी सर आज के घटनाक्रम में। नहीं, ये जो घटनाक्रम है उसको मैं पॉजिटिव वे से देखता हूँ, क्योंकि एक बरस में आपने भी देखा है जो एक समूह था, एक संच था, वो हर बार हमको गद्दार बोलता था, खोखे वाले बोलता था। अभी उसको फुल स्टॉप मिल गया, क्योंकि अजित दादा जैसा एक बड़ा नेता, प्रशासन 2.5 साल में नहीं चला, गतिमान नहीं चला। अभी का सरकार गतिमान है, गतिमान तरीके से काम कर रहा है। उनको सपोर्ट करने के लिए खुद सरकार में आए, वहाँ वो डिप्टी सीएम बन गए। अभी तीनों मिलके अच्छी तरह से महाराष्ट्र का विकास करेंगे, ये हमको भी पता है, और हम तीनों को पूरा सपोर्ट करेंगे। सर, आप तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आपको तो कार्यकर्ताओं की रग रग से का पता होता है। आपको नहीं लगता जहां पे पहले ये माना जाता था, ये कहा जाता था एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार, अब इसमें एनसीपी का नाम ऐड ऑन हो गया। पहले आपके कई नेता होंगे, कई पदाधिकारी होंगे जिनको उम्मीद होगी कब कैबिनेट एक्सपेंड होगा उनको पद मिलेगा, लेकिन यहां तो अब एक और पार्टी आ गई है, तो कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है अब आप लोगों के लिए? नहीं, अनकंफर्टेबल होने का कुछ भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम पार्टी तो है लेकिन एक फैमिली करके काम करते हैं। हमारे फैमिली प्रमुख जो है वो एकनाथ शिंदे साहब है, उनके ऊपर हमारा विश्वास है। और आज 9 मंत्री बनने के बाद भी और 16 मंत्री होना बाकी है। जो हमारे इच्छुक लोग हैं, बीजेपी के इच्छुक लोग हैं, उनको भी वहाँ चांस मिलेगा। लेकिन ये तीनों लोग मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं, महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत काम करेंगे, सबको साथ में लेके काम करेंगे, और जो बैकलॉग रहा है वो पूरा करने के लिए काम करेंगे। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें अजित पवार हैं, वो प्रतिपक्ष में नेता थे विधानसभा में। चीफ व्हिप अनिल पाटिल एनसीपी की। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार का बड़ा बयान आया है इस वक्त महाराष्ट्र से कि ये गुगली नहीं रॉबरी है। पवार का ये बयान है, बगावत करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। शरद पवार ने ये कहा है कि जिन लोगों ने बगावत की है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा बयान शरद पवार का महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बगावत हुई है अजित पवार के नेतृत्व में, उसके बाद शरद पवार ने यह प्रतिक्रिया दी है। देखिए, यहां पर यह बड़ा बयान है और इस बगावत को लूट बोला है, एक तरह से रॉबरी कहा है शरद पवार ने। प्रेम शुक्ला जी का मैं एक रिएक्शन लेता हूं इस पर। प्रेम शुक्ला जी, क्या प्रतिक्रिया? शरद पवार कह रहे हैं कि यह बगावत एक तरह से लूट है।
इसका मतलब आदरणीय शरद पवार वसंत दादा पाटिल के खिलाफ लुटेरे थे, वो लूट कर रहे थे। 1991-92 उन्होंने शिवसेना तोड़ा तो लूट कर रहे थे वो। तो उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की तो लूट कर रहे थे वो। आज वो अजीत पवार के खिलाफ बगावत करके लूट कर रहे हो। इस तरह के शब्द हताशा और कुंठा के जो है उनके कुंठा को व्यक्त कर रहे हैं। मुझे शरद पवार से सहानुभूति है। देखिए मैं चलता हूं एक बार यहां पर महेश चौहान के पास, जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं। महेश चौहान, आगे क्या करेंगे? क्या आप लोग कानूनी सलाह लेंगे? क्या कोर्ट का रास्ता अभी एनसीपी के लिए खुला हुआ है? आगे जाएंगे आप लोग, कोर्ट तक जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, इसमें 2-3 एंगल्स है। पहला एंगल तो हमें ये देखना चाहिए कि अभी जो शपथ ली है वो सिर्फ 9 लोगों ने ली है। अभी 2/3 मेजोरिटी उनके पास है। क्या सही में जो वो बोल रहे हैं उनके पास उतनी मेजोरिटी है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने शरद पवार आपके साथ कितने विधायक हैं महेश चौहान जी? आप ही जानकारी दीजिए ना। ये हमें समझने के लिए 2 दिन जाएंगे। अभी जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार जी ने कहा कि उन्हें बहुत सारे विधायकों ने फोन किया सामने से और उन्होंने कहा कि हमें उधर मीटिंग में बुलाया गया और जबरदस्ती से सिग्नेचर्स ली गई, हम उनके साथ नहीं है, 1-2 दिन में हम आपको मिलते हैं। तो 2-3 दिन का समय जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास है कि नहीं, वो उनको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन तय। ये दूसरी बात। अभी ये होने के पीछे बीजेपी की रणनीति ये है कि आपको पता होगा महाराष्ट्र में, लेकिन महेश चौहान जी मान लीजिए अजित पवार जा रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल भी चले गए। प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी क्या बताती है? वो तो काफी करीबी माने जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ। अभी जो, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो आपने भी सुना होगा कि ईडी की जिन पर एक्शन हो रही थी वो सारे लोग उनके साथ गए हुए हैं। ये पहली बात। अभी दूसरी बात मुझे ये कहना है कि अभी महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और उन्होंने इनको विधानसभा अध्यक्ष के महाराष्ट्र के उनको डायरेक्शंस दिए थे कि आप जल्दी से जल्दी वो जो 16 शिंदे गुट के जो विधायक है उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर आप निर्णय लें। वो निर्णय शायद इनके अगेंस्ट जाएगा बीजेपी के और वो 16 का डिस्क्वालिफिकेशन होगा। उनके बाद शिंदे गुट के बाकी के जो विधायक है उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल खड़ा हो सकता है। तो इसलिए सरकार बचाने के लिए भाजपा को और सारे एक गुट की और सारे विधायकों की जरूरत थी और इसलिए वो अजित पवार जी के पीछे थे। चौहान साहब, ये तो बीजेपी का ही फायदा हुआ ना, इसमें एनसीपी कहां है? मेरा सवाल यही है, बीजेपी तो अपनी रणनीति तैयार करेगी ही, उसको राजनीति करनी है। नुकसान तो आपको हुआ है, पार्टी में टूट तो आपके हुई है। नहीं, पार्टी में टूट हुई है, विधायक गए हैं, लेकिन पार्टी का संगठन अभी भी शरद पवार साहब के साथ है। पार्टी के संगठन में जो भी है, युवा है, युवती है, महिलाएं है, स्टूडेंट्स है, ये सब, और बेसिक के जिला अध्यक्ष हो, तालुका अध्यक्ष हो, सभी संगठन और कैडर। चलिए महेश जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, प्रेम शुक्ला का जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, एनसीपी कह रही है कि कोर्ट का जो आदेश आने वाला है उससे पहले बीजेपी ये रणनीति तैयार कर रही है कि एनसीपी के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है जो अजीत पवार गए आपके साथ। नहीं, एनसीपी नहीं कह रही। एनसीपी तो वो है जो अजीत पवार कह रहे हैं। एनसीपी तो अजीत पवार है। ये जो कह रही है एनसीपी कहाँ आई है? तो एनसीपी नहीं कह, एनसीपी तो कह रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का उत्तम विकास हो रहा है। एनसीपी तो ये कह रही है कि महाराष्ट्र में 2.5 वर्षों तक ठीक से काम नहीं हुआ। पिछले 1 वर्ष में आदरणीय एकनाथ शिंदे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उत्तम कार्य हुआ, विकास कार्यों को गति मिली, इसलिए हम उसके साथ आए हैं। एक आरोप और भी लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला, जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, शरद पवार के गुट वाले जो प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि जिन लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, अधिकतर लोग वही मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं आज। दिलीप वलसे पाटिल पे कौन सा ईडी केस चल रहा है? अनिल पाटिल पे कौन सा ईडी का केस चल रहा है? उसमें जो है एक महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले प्रेम शुक्ला को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपका रिएक्शन दूंगा। बबन राव पे कौन सा केस चल रहा है? तो ये अनायास ऐसे ही हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए, इनकी हताशा है कि ये एनसीपी में बगावत करना चाहते हैं कुछ लोग शरद पवार के नेतृत्व में। ये बागियों के जो है बिगड़े हुए बोल हैं। जी देखिए, बागियों के बिगड़े हुए बोले। महेश चौहान जी, वो तो बता रहे हैं, कई नाम गिना रहे हैं जिन पर कोई केस नहीं है।
मैंने जो बोला, मैंने अधिकतर नाम बोला, मैं अधिकतर नाम गिनाता हूँ कौन कौन है। उसमें खुद अजित पवार है, उसमें खुद प्रफुल्ल पटेल है, उसमें खुद दिलीप वलसे पाटिल है, उसमें खुद छगन भुजबल है, उसमें हर्षवर्धन जी है। ये 5 तो नाम मैंने गिनाए। अभी मैं दूसरा सवाल इनके लिए बता देता हूँ। ये बोल रहे थे कि ये आए और बीजेपी में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, प्रशंसा की। क्यों नहीं करेंगे? हम तो अभी ये भी सुनने को इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग बोलेंगे कि देश में कोई मुद्दे ही नहीं है, देश में महंगाई का मुद्दा नहीं है, ये भी ये बोल सकते हैं। देश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, ये भी ये बोल सकते हैं। देश में काले कानून, कृषि कानून आए ही नहीं, ये भी ये बोल सकते हैं। महेश जी, अगर आप अजीत पवार को नहीं संभाल पाए, नहीं रोक पाए, तो इसमें बीजेपी की गलती कहां से आ जाएगी? ये तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व का संकट है ना, विश्वास की कमी है ना। ये शरद पवार का जो नेतृत्व था या फिर जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, क्या आपको लगता है सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाने की वजह से अजीत पवार ने ये फैसला किया है? देखिए, अजीत पवार साहब ने, छगन भुजबल साहब ने, प्रफुल्ल पटेल ने, इन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कोई भी एक भी सवाल पैदा नहीं किया नेतृत्व पर। उन्होंने विश्वास के बारे में बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ आके आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, स्क्रीन पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एनीवे, तो ये इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनका रीजन बताया, और वो रीजन में उन्होंने ये कहा कि उनका मोदी के नेतृत्व पर विश्वास है और यहाँ पर विपक्ष में रहकर वो जनता के काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सरकार जनता के काम करने के लिए सिर्फ विपक्ष के थ्रू जो जनता के काम है वो नहीं करते, और वो करने के लिए वो मोदी जी के साथ, उनके पार्टी के साथ जुड़ गए, ऐसा उन्होंने कहा है। मेरे ख्याल से कहीं भी मतलब जो 9 लोगों ने आज शपथ ली, वो कि एक भी मंत्री ने, महेश जी, लेकिन एनसीपी और आपके नेता के लिए ये बड़ा झटका है। अजीत पवार के नेतृत्व में सरकार में शामिल होना, जो 9 मंत्री शामिल हुए हैं। हमारे साथ मृणालिनी जी जुड़ रही हैं सीधे, मैं उनसे समझता हूं कि कैसे हालात महाराष्ट्र की राजनीति में बन रहे हैं। मृणालिनी जी, क्या लगता है आगे क्या कदम उठाएंगे जो शरद पवार हैं या फिर अजीत पवार हैं? आगे की सियासी तस्वीर आपको कैसे दिख रही है? जो कि जानकारी अभी मिल रही है, उसके अनुसार 40 विधायक अजीत दादा के साथ है। ये 40 विधायक विधानसभा के हैं। परिषद जो अपर हाउस है महाराष्ट्र में, उसके भी 6 जो नुमाइंदे हैं वो भी अजीत दादा के साथ में है। अगर 40 लोग अजीत दादा के साथ में है तो अजीत दादा एक बहुत बड़ी ताकत हो गए हैं, और वो असली एनसीपी वही है। महाराष्ट्र के राजनीति में विगत 3 सालों में जो चल रहा है वो किसी नैतिकता के पाठ में तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन जो बैकस्टैबिंग देवेंद्र फडणवीस जी का और बीजेपी का हुआ था, उनको हालांकि जनता ने चुन के देने के बाद उसका करारी जवाब आज भारतीय जनता पक्ष ने दूसरी बार दिया है, ऐसा मुझे पत्रकार करके भी बोलना पड़ता है। देखिए, लोकशाही क्या है और लोकशाही के मूल्य क्या है, ये सब बातें केवल बीजेपी को लागू होती है और बाकी लोगों को नहीं होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। अजीत पवार शरद पवार जी के कुटुंब के एक सदस्य है। वो अगर बाहर जा रहे हैं तो अजीत पवार जी के बारे में शरद पवार कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उसका अर्थ है। अभी शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी जी ने जो घोटालों की बात की उसके कारण अजीत दादा पवार निकल गए। तो अजीत दादा पवार जब घोटाले करते थे एनसीपी में बैठ के, तो क्या शरद पवार उसके ऊपर नजरअंदाजी का रवैया अपनाते थे? महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होने वाले हैं। लेकिन आज की घटना के बाद में जो 48 सीट्स है लोकसभा की महाराष्ट्र में, जो भाजपा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई थी जी, उनमें एनडीए तोड़कर भारतीय जनता पक्ष ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं महेश चव्हाण जी का मानती हूँ कि इसमें राजनीति का, इसमें संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं का उपयोग हुआ है, लेकिन जो बीच में हुआ था वो क्या राजनीति थी अच्छी? चलिए, बिल्कुल मृणालिनी जी, मैं प्रेम शुक्ला के पास चलता हूं, जो आपने बात बताई है उसी मुद्दे को लेकर। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र 2 राज्यों में गठबंधन जो विपक्षी दलों के थे वो ऐसा माना जा रहा था जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनौती पेश कर सकते हैं। क्या जो मृणालिनी जी ने कहा कि अब महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर आपकी चुनौती काफी आसान हो जाएगी जब एनसीपी में टूट हो चुकी है?
देखिए एनसीपी में फूट नहीं हुई, एनसीपी हमारे साथ आई है, उसको फोड़ने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय एकनाथ शिंदे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने काम किया, उसको जिस तरह से आदरणीय अजीत पवार समर्थन दे रहे हैं, इसे मृणालिनी ताई जो कर रही, मैं उसको मानता हूं कि अब 48 सीटों में से अधिकांश सीटें, हो सकता है 48 की 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल होगी, क्योंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी 41-42 सीटें जीतने में सफल रही थी। अब एनसीपी भी हमारे साथ आ जाने के कारण निश्चित तौर पर सारी सीटें जीतने में सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। चलिए, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि अब सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। मैं एक बार फिर से एनसीपी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं महेश जी, उनके पास चलता हूं। महेश चौहान जी, आपने मृणालिनी जी को सुना होगा, काफी अनुभवी पत्रकार हैं। वो ये कह रही हैं जब ये घोटाले हो रहे थे तब शरद पवार क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोका अजीत पवार को घोटाला करने से? देखिए, मृणाली जी के ओपिनियन का आदर रखते हुए मैं मेरी बात रखना चाहूंगा कि ये कहना गलत होगा कि घोटाले हो रहे थे। घोटाले हो रहे ऐसे आरोप बीजेपी ने लगाए थे, वो अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं। ईडी का आप कन्विक्शन रेट देखें तो आप 0.5% है, और इसमें एक भी एनसीपी के नेता पर आरोप की निश्चिति नहीं हुई है। ये मेरा जवाब है। देखिए, एक चीज थोड़ा स्पष्ट करिए ना, आप दोनों बातें कैसे कर सकते हैं? अजीत पवार ने घोटाला किया या नहीं किया? घोटाला किया नहीं, शरद पवार जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि आप मोदी जी ने ये 9 लोगों को अपने पार्टी में लेके ये प्रूव कर दिया है कि ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोपों में से उनको मुक्त किया, इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के साथ उनको जोड़ लिया। सही बात है कि गलत है, आप बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। तो हम वही बोल रहे हैं कि इतने दिन जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, एनसीपी में थे, तभी तक वो भ्रष्टाचारी है ऐसे आरोप हो रहे थे। अभी वो भाजपा में गए तो अगर भ्रष्टाचारी थे तो भाजपा में क्यों लिए, अगर नहीं थे तो तभी आरोप क्यों किए? महेश जी, आपके नजरिए में अजीत पवार क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। भ्रष्टाचारी है या नहीं है? एनसीपी का रुख अब क्या है? हमारे नजरिए में यही है कि जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते वो भ्रष्टाचारी नहीं है। हम जब वो हमारे साथ थे हम यही कह रहे थे, और अभी भी हम यही कहेंगे। तो यही जवाब अभी बीजेपी ने देना है कि वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। नहीं थे तो इतने दिन उन पर आरोप क्यों हो रहे थे? देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के नेता ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र में जितेंद्र आव्हाड जो कि विपक्ष के नेता होंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। विपक्षी खेमे से शरद पवार ने विपक्ष का नया नेता बना दिया है। अजीत पवार की जगह अब ये नए नेता होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। शरद पवार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, विपक्ष के नेता का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की जगह जितेंद्र आव्हाड विपक्ष के नेता होंगे, यानी एनसीपी के नेता सदन होंगे। शरद पवार ने एक ये बड़ा ऐलान किया है। मैं इस मायने को समझने के लिए प्रदीप जी के पास चलता हूं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए प्रदीप जी। ये तो हमें कुछ वैसी ही सियासी लड़ाई दिख रही है जैसा कोई पार्टी के टूटने पर दिखती है। दोनों तरफ से अपनी अपनी चीजें बताई जा रही है। शरद पवार ने नया नेता बना दिया है सदन में। बिल्कुल, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अभी एक दूसरे को पार्टी से निष्कासित करने का दौर भी शुरू होगा, फिर विधायकों के विरुद्ध शिकायत जाएगी और दावे होंगे, प्रतिदावे होंगे, नाम के ऊपर दावा होगा, चुनाव चिन्ह के ऊपर दावा होगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें से एनसीपी गुजरेगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने शरद पवार जी को जितना सीमित मैं समझ सकता हूँ, मराठी में बोल रहे थे तो जाहिर है मैं उतनी अच्छे से नहीं समझता हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे एक बात सराहनीय लगी कि टूट के बावजूद कोई निचले स्तर का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। उन्होंने अपशब्द नहीं बोले हैं। वो एक राजनीतिक प्रतिक्रिया तो दी है जी, लेकिन काफ़ी सधी हुई है, संयत है और गरिमापूर्ण है। ये बात अवश्य मैंने उसमें देखी। लेकिन एक कमी खली मुझे जिज्ञासा थी, मुझे लगता है सभी दर्शकों में भी जिज्ञासा होगी प्रफुल्ल पटेल जी के मुंह से सुनने की कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये केवल हम इस आशय से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो अगर अजीत पवार जी के बगल में बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो उन्हीं के साथ हैं। लेकिन अच्छा लगता अगर कुछ ना कुछ उनकी प्रतिक्रिया सीधी ली जाती।
देखिए प्रदीप जी, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। और देखिए, शरद पवार से जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि आपका भरोसेमंद नेता कौन है, तो शरद पवार की क्या प्रतिक्रिया रही, कैसा जवाब रहा, ये आप इन तस्वीरों में और उनके बयान से सुनिए। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। प्रेम शुक्ला जी, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, आप शरद पवार का बयान सुन रहे होंगे और उनको लगता है अब उनके अलावा किसी पे उनका भरोसा ही नहीं बचा है, वो खुद के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए, उनको अपने ऊपर भरोसा, ये बड़ी बात है, क्योंकि शरद पवार जी के बारे में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर शरद पवार का मैं पूरब जा रहा हूं तो आप समझना पश्चिम जा रहा हूं। तो शरद पवार जी अगर स्वयं पे विश्वास कर रहे हैं या अगर उनका दावा है तो यह प्रशंसनीय है। चलिए, मैं एक बार फिर से एनसीपी के जो नेता हमारे साथ महेश चौहान जुड़े, मैं उनके पास चलता हूं। महेश जी, कुछ तस्वीरें जो आपके मुख्यालय के बाहर से आ रही हैं, उन नेताओं के चेहरे पर कालिख फोटो में पोत दी जा रही है, कैसी राजनीति है? ये कैसी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? ये राजनीति नहीं है, ये कार्यकर्ताओं ने उन्होंने किया है। कार्यकर्ताओं को जब भी ऐसे सिचुएशंस पैदा होते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि आपको पता है, उन्होंने स्वयं फुर्ती से ये आकर किया है, स्वयं आगे आकर किया है। शरद पवार जी या हमारे वरिष्ठ नेता ऐसे चीजों को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको सोचना चाहिए कि जब एक साथ इतने सारे नेता और वो भी वरिष्ठ नेता एक साथ। महेश जी, क्या अब शरद पवार को किसी पर भरोसा नहीं बचा है? क्या उनके सारे भरोसेमंद लोग जा चुके हैं? आज जैसा भी सवाल पूछा गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो अब खुद का नाम ले रहे हैं, सिर्फ अपना हाथ ऊपर करके। नहीं, देखिए, जैसे कि बीजेपी में कोई भी चुनाव हो, वो चुनाव कॉर्पोरेशन का हो, वो चुनाव स्थानीय इसके लोकल बॉडीज के हो, या वो चुनाव एमपी के हो, जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी का पर लोगों का विश्वास है और वो अकेले सब चुनाव को सामने जाते हैं, वैसे ही हमारे पार्टी में भी हमारे मुखिया शरद पवार साहब है, हमारे अध्यक्ष है। लेकिन महेश जी, सवाल खड़े हो रहे हैं कि चूक कहां पर हो गई? क्या विश्वास की कमी रह गई? कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग, वो भी अजीत पवार जो कि उनके परिवार से ही संबंधित हैं, वो छोड़कर चले जा रहे हैं? मैं एक बार अश्विन के पास चलता हूं, हमारे संवाददाता। हम थोड़ी देर में अश्विन के पास जाएंगे, अब से वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके साथ कैबिनेट मंत्री होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं एक बार रुख करता हूं संजना जी का। संजना जी, कैसे देखा जाए, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, भाजपा को हराने की बात की जा रही थी महाराष्ट्र में। शरद पवार जी जो बोले, संजना जी, मैं सम्माननीय शरद पवार जी जो बोले, संजना जी मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं। संजना जी, जो बड़ी बड़ी बातें आप लोगों की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से की जा रही थी, क्या देखा जाए जो महाविकास आघाड़ी था उसमें सिर्फ कांग्रेस ही बची है एक तरह से? मूल पार्टियां तो अब गायब होती नजर आ रही हैं। सर, महाविकास शिवसेना में से जब 40 एमएलए चले गए, तभी आप सभी लोगों ने यही बात की थी कि शिवसेना खत्म हुई। शिवसेना कल भी मुंबई में रास्ते पे दिखी है, हजारों लाखों की तादाद में, क्योंकि शिवसैनिक उद्धव साहब के साथ जुड़े हैं। और वही बात शरद पवार जी से भी लागू होते हैं, जिन्होंने चुने हैं, जिन कार्यकर्ताओं के मेहनत पे ये 30 एमएलए चुन के आए थे, वो चले गए हैं। जो 3-4 सांसद थे वो चले गए हैं, लेकिन जो रूट की राष्ट्रवादी है वो चलिए, मैं अश्विन के पास चलता हूं। अश्विन के साथ कैबिनेट मंत्री जुड़े हुए हैं, मैं सीधे अश्विन की बात सुनाता हूं। लोकसभा में मैं अभी कहूंगा, हमें पहले से लगता था कि एक दो जगह हम कुछ तो भी मिस करेंगे, लेकिन अभी मैं दावे के साथ कहूंगा कि आउट ऑफ 48 जगह लोकसभा की हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन ये आप समझना चाहूंगा कि क्या शरद पवार की इसमें सहमति रही कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले गुगली की बात चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने गुगली फेंका और पवार साहब ने 2019 में जो कुछ हुआ था वो एक्सेप्ट कर लिया। क्या इस बार शरद पवार की सहमति रही, ये बात आप बता पाएंगे? अभी तो वो ही बता सकते हैं सहमति है नहीं है, क्योंकि नहीं, वो तो रिकॉर्ड पे मना कर रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड पे तो मना करे, लेकिन उनके दिल में क्या है और मन में क्या है ये कोई नहीं जान सकता। वो कहते हैं कि भाई मुझको कोई नहीं जान सकता, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। उनकी राजनीति की रणनीति बहुत अलग होती है, सभी कहते हैं, और हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से उन्होंने खुद की पार्टी भी तोड़ी थी। आपको पता है पूरा उनका इतिहास, कांग्रेस को कैसे उन्होंने सरकार गिराई थी, उन्होंने 77 बातें आपको पता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शरद पवार के मन में क्या है
बाहर क्या है, वोटों पे क्या है, ये कोई नहीं जान सकता है। लेकिन आज उनकी हालत बहुत पतली हुई है। ये तो आप लोगों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि आप लोगों के मन में क्या है और बाहर क्या है समझ में नहीं आता। मोदी जी आप मध्य प्रदेश में कहते हैं कि एनसीपी भ्रष्टाचारियों से भरी है, सिंचाई घोटाला है, हसन मुशर्रफ पर ईडी की जांच चल रही है। आज वही हसन मुशर्रफ को आपकी पार्टी ने मिलकर सत्ता में शामिल कराया, आज वो जो है मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए। तो क्या जो आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी एक तरह से क्या वॉशिंग मशीन है जहां पर सब आके साफ हो जाते हैं? मैं ऐसे नहीं कहूँगा वॉशिंग मशीन है वगैरह, लेकिन आपने देखा कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अब जो अपोजिशन के बारे में तो कहना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। हर एक कहने वाली बात है, कोई इसमें दम नहीं। हर एक पार्टी भी बोलती है, कल कांग्रेस बोलेगी, एनसीपी बोलती है, शिवसेना भी बोलती है, हम भी बोलते हैं। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि अजीत दादा जैसे कद्दावर नेता जो है और उनके साथ में 30 लोग हमारे साथ में जुड़े, निश्चित रूप से पार्टी को इसका बड़ा फायदा होगा। और अगली राजनीति जो है महाराष्ट्र की, वो अभी साफ हो गई है। एक चीज़ समझना चाहेंगे सर कि 2 दिनों तक पहले तक आप लोग छीटाकशी कर रहे थे एनसीपी पर, एनसीपी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छीटाकशी कर रहे थे, राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे थे। जनता को कैसे समझाएंगे कि 2 दिनों पहले तक एक दूसरे को जो है भ्रष्टाचार के नाम पर गालियां दे रहे थे और 2 दिनों बाद साथ में कुर्सी लगाकर बैठेंगे आप लोग? जनता अच्छे काम करने वाले लोगों के पीछे है, अच्छे काम करने सरकार के पीछे। आप देख रहे हैं एकनाथ जी के और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मतलब राज्य आगे बढ़ रहा है। कितने सारे काम हैं, कितनी सारी योजनाएं हैं जो 2.5 साल में पूरी तरह से बंद थी। आज हम लोग देख रहे हैं 1 साल में हमने क्या क्या करके बताया है। और इसलिए लोगों को ये देखना है कि स्टेट आगे कैसे जा रहा है, काम कैसे हो रहे हैं, डेवलपमेंट कैसी हो रही है। राजनीति में ये बातें चलती रहती है। अभी हमारे पास भी कई लोग कांग्रेस के हैं, राणे साहब से लेके, विखे पाटिल साहब से लेके, गावित साहब से लेके, कि जो पहले कांग्रेस में थे। अभी ये आना जाना तो लगा रहता है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि पहले क्या था, किसने क्या कहा, जब हम अपोजिशन में होते तो हम तो बोलेंगे ही, हर एक कोई बोलेगा। लेकिन मुझे अभी ऐसे लगता है कि इतने सारे लोग हमारे साथ में भी जुड़े हैं, उसका फायदा जरूर पार्टी को होगा। क्या एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के जो कहीं ना कहीं एक जो ऐड आया था उसमें सिर्फ एकनाथ शिंदे और मोदी जी की तस्वीर थी, उससे एक नाराजगी चल रही थी। क्या एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है अजीत पवार को अपने साथ लाकर? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 1 साल पहले जैसे ही अजीत दादा ने हमारे साथ में, आपको पता है, जब उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर राजभवन में जाके हमारे साथ में वोट ली थी, उसके बाद में हमारे बात दिल में लग गई थी कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ था। और देवेंद्र जी ने कहा है, जो गुगली की बात हुई, इसकी बात हुई, तो शरद पवार जी ने भी कहा था कि हाँ मैंने बात की थी, मेरी इतनी मीटिंग हुई थी, इतना धोखाधड़ी हमारे साथ में की गई थी, तो उसका भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सल तो उसकी भी थी। तो आज हमें ऐसे लगता है कि हमें खुशी भी इस बात की कि चलो आज दादा हमारे साथ आए। दादा ऐसे नहीं आए पिछले समय जैसे, तो सभी लोग उनके साथ में और दिल से आए। भले ही शरद पवार साहब कुछ भी बोलो कि वो मुझसे पूछ के गए हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो मेरे कांटेक्ट में है, ये उद्धव जी जैसी बात हो गई है। उन्होंने तो ये एक तक कह दिया कि उन लोगों पर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी की जाँच चल रही थी, आज उनको शपथ लेते उन्हें खुशी हुई, उनके लोगों ने जो शपथ लिया, इस पर क्या कहेंगे? शरद पवार जी ने कहा ये बात। ठीक है, शरद पवार जी तो अब कहेंगे, क्योंकि उनके हालत तो अभी कैसे आप लोग देख रहे हैं, उनके साथ में भी कोई नहीं रहा। और देखिए यहाँ पर हमारे संवाददाता गिरीश महाजन से बातचीत करते महेश चौहान, मैं आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। जो सवाल अश्विन ने पूछा और जिस तरह का जवाब यहाँ पर गिरीश महाजन का आया कि शरद पवार के दिल में क्या है, मन में क्या है, ये कोई नहीं जान पाता है। क्या आपको लगता है कि शरद पवार भी आने वाले दिनों में इस कदम का समर्थन कर सकते हैं अजीत पवार ने जो उठाया है? बिल्कुल नहीं। उन्हें अगर अजीत पवार जी के साथ जाना होता तो वो आज ही जाते हैं। वो क्यों बाजू में बैठेंगे और अजीत पवार और बाकी लोगों को जाने देंगे? उन्होंने क्लियर किया है कि हम पार्टी का संगठन बढ़ाएंगे, उसके लिए हम जनता में जाएंगे, जनता के सामने। लेकिन पार्टी कैसे बचाएंगे महेश चौहान? ये तो बड़ी टूट दिख रही है, पार्टी कैसे बचेगी आपकी? सिर्फ विधायक गए, जैसे कि मैंने कहा। कितने गए, संख्या बता दीजिए ना आप, कितने गए, कितने बचे? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अभी तक तो सिर्फ 9 लोग गए जिन्होंने उनकी शपथ ली है। बाकी के लोगों ने फोन करके खुद से शरद पवार साहब को बताया है कि वो हमारे साथ है। उनको वहां पर मीटिंग के लिए बुलाया गया। वो नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने मीटिंग के लिए विधायकों को बुलाया, तो इसके लिए वो गए। लेकिन उनकी उधर सिग्नेचर्स ली गई, लेकिन वो मन से उनके साथ नहीं है। 1-2 दिन में वो आकर पवार साहब से मिलेंगे और फिर हमें पता चलेगा कितने विधायक हमारे साथ हैं। चौहान, लेकिन प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी तो इस बात का भी संकेत दे रही है कि कहीं सांसद भी तो नहीं जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के।
अगर सांसद भी जा रहे हो तो जाने दीजिए, जैसे विधायक गए वैसे सांसद जाएंगे। फिर आप उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की राह पर नहीं है। अगर सांसद चले जाएंगे, विधायक चले जाएंगे तो आपके पास बचेगा कौन? पार्टी कैसे बचेगी? महेश चव्हाण, देखिए ये वक्त की बात है, अभी 2 दिन में पूरा साफ हो जाएगा। पार्टी, देखिए पार्टी सिर्फ विधायकों से नहीं बनती है, आपको मालूम है। पार्टी के विधायक गए लेकिन पार्टी हमारे साथ है, पार्टी का संगठन हमारे साथ है। पार्टी के जितने भी जिलाध्यक्ष है, युवा है, युवती है, महिलाएं है, स्टूडेंट्स विंग है, सभी बेसिक है, ये सभी लोग हमारे साथ है। अभी एक थोड़ी देर पहले आप ही ने आपके चैनल पर दिखाया, पार्टी के बाहर जो बैनर्स है, वो बैनर्स के वहां बहुत कार्यकर्ता आकर वहां इकट्ठा हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब लोग पार्टी के साथ है। तो पार्टी टूटी ऐसे नहीं बोल सकते। यह बिल्कुल है कि विधायक गए हैं अजित पवार जी के साथ, और कितने गए कितने नहीं गए ये 1-2 दिन के अंदर हमें पता चल जाएगा। प्रेम शुक्ला जी का जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, महेश चव्हाण को तो नहीं पता कितने विधायक गए कितने गए, आपको जानकारी है क्या? क्योंकि बीजेपी की नजर कुछ ज्यादा ही है महाराष्ट्र पर। ठीक है, अजीत पवार के पास निश्चित तौर पर जानकारी होगी। नहीं, आपके पास है कि नहीं? बीजेपी के पास है कि नहीं? अजित पवार तो 9 के साथ शपथ लेते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी के पास क्या जानकारी है? आगे की क्या रणनीति है? नहीं, अभी तो कह रहे सिर्फ 9 लोग गए हैं, तो प्रफुल्ल पटेल को भी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने कार्यकारी अध्यक्ष को ही नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना दिग्भ्रमित है। जी प्रेम शुक्ला जी, प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी क्या बता रही है? क्योंकि ये तो विधायकों की बात होगी, प्रफुल्ल पटेल सांसद हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, और जिस तरह से महेश चव्हाण कह रहे हैं कि संगठन उनके पास है, तो क्या संगठन प्रफुल्ल पटेल के पास नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा। कार्यकारी अध्यक्ष वाले संगठन नहीं मानते, विपक्ष के नेता को संगठन नहीं मानते, प्रतोद को संगठन नहीं मानते, तो इनकी संगठन की व्याख्या इन्हीं को पता होगी। महेश जी जवाब देंगे? नहीं, अभी तक प्रूव किधर हुआ है? ये तो ऐसे मानकर चल रहे हैं कि 2/3 उनके साथ गया। इनको भी पता नहीं है ना कितने विधायक उनके साथ गए। जब तक 2/3 विधायक उनके साथ जाते नहीं है तब तक प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष ये तो हमारे ही होंगे। अभी आपको तो पता होगा कि जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष तय करते हैं, तो ये तो इनको पता होना चाहिए। जब तक ये प्रूफ नहीं होता तब तक ये हमें ये बातें नहीं कह सकते। मेरा कहने का मतलब ही ये है कि 1-2 दिन का समय जाएगा, वो समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी बात करना बहुत जल्द होगा, अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा, यही मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन महेश जी आप तो जब पार्टी जी प्रेम जी एक बात पे जरा देखिए, आदरणीय अजीत पवार ने कहा कि चुनाव चिन्ह भी हमारे पास है, पार्टी भी हमारे पास है। शरद पवार जी ने इस तरह का कोई दावा नहीं किया, तो किसकी बात को अधिक वजन दिया जाना चाहिए? अजीत पवार जी को वजन नहीं देना चाहिए जब तक वो फ्लोर टेस्ट नहीं होती, या जब तक वो ये प्रूफ नहीं करते चुनाव आयोग के सामने कि उनके पास 2/3 मेजोरिटी है। सर हमारे पास चिंता न करें, हमारे पास 53 विधायक है, उसमें से अगर आपको 2/3 करना है तो 35-36 का आंकड़ा आता है। अगर उनके पास 36 का आंकड़ा आ जाए तो ये पता चल जाएगा कि पार्टी नहीं, सिर्फ विधायक उनके सामने है, और बाकी का जो पार्टी है, बाकी की संगठन है, वो संगठन हमारे साथ है। और फिर जनता के सामने सबको जाना है, अजित पवार जी को भी जाना है, हमें भी जाना है। जिस अजित पवार जी को बीजेपी आज तक भ्रष्टाचारी कह रही थी, आज बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पर उनको आदरणीय बुला रहे हैं। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम आदरणीय शरद पवार को भी कह रहे हैं, उनको कांग्रेस वाले आदमी कहते थे। लेकिन आदरणीय शरद पवार आपके पार्टी में है ना, आदरणीय शरद पवार आपके पार्टी के साथ हैं। अर्जुन सिंह उनको दाऊद इब्राहिम गिरोह का कहते थे। हमारे तो संस्कार है। फिर से बोलिए। अब अच्छा, दाऊद इब्राहिम का नाम लिया तो इंटरव्यू करके दाऊद इब्राहिम का कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं। ओके, मैं दाऊद इब्राहिम सिंह कांग्रेस के नेता थे, वो दाऊद इब्राहिम गिरोह का साथी शरद पवार कहते थे। हम लोग तो उनको आदरणीय कहते हैं, आज भी कह रहे हैं आदरणीय। अच्छा, अगर आप शरद पवार को दाऊद इब्राहिम से जोड़ते हो तो मुझे एक बात आपसे, अर्जुन सिंह कह रहे थे, फिर सुन लीजिए। नहीं, वो तो अर्जुन सिंह कांग्रेस के नेता, उन्होंने जनसत्ता नाम के समाचार पत्र को इंटरव्यू देकर कहा, आपके हिसाब से नहीं, देश के जो है एक जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे एनके सिंह, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया हुआ है। आपके हिसाब से अगर ये जो रेफरेंसेस है वो अगर सही है तो सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाना नरेंद्र मोदी जी का काम है कि नहीं है? 10 साल से उन्होंने उससे खुला छोड़ा है। देखिए महेश जी मुद्दे से मत भटकिए। देखिए
नरेंद्र मोदी जी का काम है कि नहीं, भारत महेश सरकार जी, का काम है कि नहीं? महेश जी आज तो पहले पार्टी बचा लीजिए। महेश जी आज तो पार्टी बचाने पर फोकस करिए, इस मुद्दे पर आगे भी हम लोग बहस कर लेंगे। तो दाऊद इब्राहिम का जिक्र इन्होंने किया, इनसे पूछिए। हाँ, बाला साहब ठाकरे भी उनको कहते थे डी कंपनी वाला, मैं नहीं। शिवाजी पार्क से खड़े होके बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जे शूट आउट के शूटरों को लेने वाले डिफेंस मिनिस्ट्री की जहाज में ये दाऊद इब्राहिम के आदमी थे। आप उद्धव ठाकरे देखिए, मेरा उनके साथ मेरा उद्धव ठाकरे उनके साथ है। मेरा आपसे इतना ही कहना है, मेरा आपसे इतना ही कहना है, हवा में हवाई जहाज का रूट बदलकर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे। सुनिए अभी मुझे मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तभी उन्होंने दाऊद के बारे में उनको पूछा होगा। अभी दाऊद को आप एक काम कीजिए ना, दाऊद को पकड़कर आप एक काम कीजिए, दाऊद को पकड़कर भारत पे लाइए और उनसे पूछिए शरद पवार जी के साथ उनके संबंध है कि नहीं। आपको किसने रोका है? 10 साल हुए, आप सिर्फ आरोपी करते रहोगे। चलिए महेश चौहान जी, प्रेम शुक्ला जी आपके पास वापस आते हैं। संजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। संजना जी संजना जी, मेरा सवाल आपसे फिर से वही है कि कैसे लड़ेंगे आप 24 में? आप एक एक करके तो सब टूट रहे हैं, कौन बचेगा? जो बचेंगे उनके साथ लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे भी। ये लड़ाई यहाँ पे नहीं है सर, ये लड़ाई है जनता की दरबार में। और भारतीय जनता पक्ष ने, भाजपा ने अपना नाम बदल के भाड़ोत्री जनता पक्ष या भ्रष्ट जनता पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप हुआ है वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में चले गए हैं, या डायरेक्टली भाजपा के साथ जुड़े हैं, या इनडायरेक्टली उनके मित्र पक्षों के थ्रू जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पक्ष का सच्चा चेहरा, सत्ता के लिए सत्तांध चेहरा जनता के सामने आ चुका है। और जो जब उसके साथ राष्ट्रवादी जब हमारे साथ थी तो वो हिंदुत्व विरोधी हम बन गए थे। आज उनको ये जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से उनके आरोप थे, किसी भी हालत में हम लोग राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाएंगे बोलने वाले फडणवीस जी। आप बोल रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल जी उनके बाजू में बैठे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल जी का घर, उनका ऑफिस आज ईडी का ऑफिस बन चुका है। उनका लड़का, उनकी पत्नी, उनको बार बार ईडी के ऑफिस में बुलाया जाता है। 2.5 साल ईडी की जेल काट चुके छगन भुजबल जी की फाइल फिर से ओपन होने वाली थी। भोपाल में जब पंतप्रधान मोदी जी गुहार लगाते हैं कि 70,000 का घोटाला हुआ है, सिंचन घोटाला, एमएससी बैंक घोटाला, तब अजित दादा हिल रहे हैं। इसका मतलब जो एकनाथ शिंदे जी के साथ हुआ था, स्वप्निल जोशी उनके पीए, उसको लिया गया था अंदर और हिरासत में लेने के बाद ईडी इंक्वायरी लगी। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी यहाँ से हिले, प्रताप सरनाईक रहे, भावना गवली रहे, ये हर यशवंत यादव जी रहे, हर जन। संजना जी, अब अगर आपकी पार्टी टूट जाए, आप अपने विधायकों को ना बचा पाइए, एनसीपी अपने विधायकों को ना बचा पाए, तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? सर राजनीति ऐसी है, राजनीति ऐसी है। राजनीति तो हर किसी को करने का मौका मिलता है संजना जी। या जेल में जाओ, में तो वो या जेल में जाओ। अभी आपके किरीट सोमैया सामने होने चाहिए जो बार बार आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के। संजना जी, आप राजनीति बात कर रही हैं, ये वही राजनीति है जिस कांग्रेस के खिलाफ के दूल्हे बन जाते हैं। और आप लोगों की बात कर रहे हैं, सत्ता की बात कर रहे हैं, सत्ता जनता देगी। संजना जी, सत्ता के लिए तो उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। विधानसभा लगाइए, लोकसभा लगाइए, अभी लगाइए। संजना जी, उसी सत्ता के लिए जिस सत्ता का आप उदाहरण दे रही हैं, संजना जी, उसी सत्ता के लिए जिस सत्ता का आप उदाहरण दे रही हैं, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, जबकि बाला साहब ठाकरे हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहते थे। जो भारतीय जनता भाई, आप भी तो राजनीति कर रही है ना। मान लीजिए अगर ये काम बीजेपी कर रही है सत्ता के लिए, तो आपने भी तो वही काम किया है। देखिए राजनीति खेलना और लोगों को केंद्रीय स्वायत्त यंत्रणा का उपयोग करके उनको डरा के धमका के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो कि आपके नेता इतने कमजोर हैं कि डर जाते हैं। संजना जी, आपके नेता इतने कमजोर हैं कि डर जाते हैं। आप तो शिव सैनिक अपने आप को कहते हैं, काफी मजबूत बताते हैं। वो हमारे नेता रहे कहाँ पे सर? आपकी गोद में जाके बैठ गए। अरे मैं एंकर विशाल पांडे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। भ्रष्ट लोगों को लेके संजना जी, हमारे पास कोई नहीं बैठा है। भारत का नवनिर्माण कर रहे हैं संजना जी, हमारे पास भारत जनता पक्ष तैयार कर रहे हैं। संजना जी, हमारे पास कोई नहीं बैठा है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या आपके जो नेता थे वो इतना डर जाते थे? जनता पार्टी के वो लोग जो कि पक्ष के लिए सच्चा काम करते हैं, वो कार्यकर्ता एक दिन आपके विरोध में खड़े होंगे,
क्योंकि उनकी न्याय हक की आज मंत्री पद की शपथ। चलिए संजना जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला, वो नहीं ले रहे, आज दूसरे पार्टियों के लोग रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला का जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला, कार्यकर्ता ये चीज दिल में जरूर प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट से है, उनका ये कहना है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, डराकर धमकाकर लोगों को बीजेपी की तरफ लाने का प्रयास हो रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना शिवी सेना हो गई है। शिवी मतलब मराठी होता गाली, इनको गाली देना, बकवास करना। शिवसेना के लोग जाके, जो इनके उद्धव ठाकरे के लोग हैं, वो कभी सैनिकों को मार के आ जाएंगे, किसी गरीब आदमी का सिर जो है वो मुड़ा देंगे, कभी सेना के अधिकारियों पे हमला कर देंगे। अरे भाई, आदित्य ठाकरे की भी ईडी जांच कर रही है। आदित्य ठाकरे ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया कॉर्पोरेशन में। चलिए, आप आज डिबेट में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस मुद्दे पर बहस करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जी न्यूज।